Assalamu alaikum students. Now we are moving forward to our next exercise which is 13C। और 13C स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं कुछ सर्कल के बारे में थोड़ी सी आपको टर्मिनोलॉजीज का बता दूं कि सेक्टर और सेगमेंट में फ़र्क क्या है, कि सेक्टर क्या होता है और सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या है। लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। इसके ऊपर अगर मैं एक कॉर्ड बना दूं इस तरह से ऐसे अगर मैं कॉर्ड बना दूं तो ये जो मैंने लाइन बनाई है कॉर्ड है, और कॉर्ड से डिवीजन होगी इसकी वजह से ये जो हिस्सा है हमारे पास ये कहलाएगा बेटा माइनर सेगमेंट। और ये कहलाएगा, अच्छा, सर्कल विद सेंटर ओ तो हो गई ऑब्वियस सी बात है, और ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है भाई। ऐसे अगर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करूं और सपोज मैं कहूं कि एक और सर्कल ड्रॉ किया हमने और इसके ऊपर बनाया बेटा हमने, लेट सपोज इस पर हमने ड्रॉ किया एक अदद रेडियस यहाँ से, और एक अदद रेडियस यहाँ से ड्रॉ किया मैंने, और ये मैंने कहा सर्कल विद सेंटर ओ है। और सेंटर की वजह से हमने कहा कि अब भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है सर्कल। एक कौन सा पार्ट है हमारे पास, हम कह सकते हैं एक, लेट सपोज ये पूरा बाहर का पार्ट है और दूसरा अंदर का पार्ट है। तो ये जो दो पोर्शंस हैं हमारे पास बेटा ये कहलाएंगे एक माइनर सेक्टर, और जो बाहर का बड़ा सेक्टर है वो कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो ये सेगमेंट और सेक्टर्स के दरमियान आपको फर्क पता होना चाहिए कि अगर रेडियाई की मदद से डिवीजन हो रही है सर्कल की, दो रेडियस की मदद से डिवीजन है सर्कल की, तो सेक्टर्स में डिवाइड होगा। इसके अंदर ये एंगल फॉर्म कर रहा होगा सेंटर के ऊपर। और अगर सेगमेंट, अगर कॉर्ड की वजह से डिवीजन है सर्कल की, तो हमारे पास क्या लाएगा कि सर्कल सेगमेंट्स में डिवाइड है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये बात बताने की जरूरत इसलिए थी यहाँ पर क्योंकि आगे जो प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर सेक्टर्स और सेगमेंट का बहुत ज्यादा अमल दखल है, बहुत ज्यादा यूज होंगे सेक्टर्स और सेगमेंट्स। तो बेटा आपने करना क्या है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं मैं। अभी फिलहाल प्रॉपर्टीज बताता हूँ मैं आपको कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी यूज करेंगे फिलहाल इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में दो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। हमने कहा लेट्स से वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ के लिहाज से मैं सर्कल ड्रॉ किया और इसके ऊपर एक रेडियस यहाँ से ड्रॉ कर दिया मैंने, और दूसरा रेडियस इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब दोनों रेडियस की मदद से दो सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। और हमने कहा कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक कॉर्ड भी ज्वाइन करूँ, एक यहाँ पे कॉर्ड भी बनाऊं इस तरह से, एक अगर मैंने कॉर्ड भी बनाया तो इस कॉर्ड की मदद से मैं ये कह सकता हूँ कि इस कॉर्ड के दोनों एंड से, इस वाले एंड से, कौन से, एक इस एंड से एक एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहा है, और कॉर्ड के सिमिलर एंड से एक एंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है, सरकमफेरेंस पे फॉर्म कर रहा है। कॉर्ड के दूसरे एंड से एक एंगल सरकमफेरेंस पे फॉर्म कर रहा है। तो एक एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहा है आपका, लेट सपोज दिस एंगल इज बी, और एक सरकमफेरेंस पे फॉर्म कर रहा है, ये हमने कह दिया लेट सपोज ए। अगर ऐसी कुछ कंडीशन गिवन होगी आपके पास तो आपका होगा कि सेंटर के एंगल यानी बी इज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट सरकमफेरेंस, बी विल बी टू टाइम्स ऑफ ए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट सरकमफेरेंस। ये आपने कह दिया कि इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करोगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सरकमफेरेंस। इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे कैसे, एंगल एट, ये सी ई एन टी लिख दो सिंपल, सेंटर इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल एट, ये सरकमफेरेंस बना दो यहाँ पे छोटी सी। ये आप रीजन दोगे आपका काम सही हो जाएगा। ये काम यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, एक प्रॉपर्टी पहले। ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल ये इसी तरह से पिरामिड टाइप का बने, ट्रायंगल टाइप का बने, इस तरह से ऐसे ही बने, मतलब ये सेंटर का एंगल अगर यहाँ तो टॉप पे इसके बन रहा हो, ये एंगल इस तरह से फॉर्म कर सकता है। अब कलर चेंज करके दिखाऊं आपको कि ये एंगल यहाँ पे ये फॉर्म कर सकता है, कि एक एंगल सेंटर पे तो फॉर्म कर ही रहा है, दूसरा एंगल यहाँ पे सरकमफेरेंस यहाँ भी फॉर्म कर सकता है इस तरह से। और एक एंगल, लेट सपोज हमने क्या कहा, हम कह सकते हैं कि एक एंगल यहाँ पे फॉर्म कर सकता है।
और कंडीशन वही होगी एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो ये एंगल अगर हमारे पास बी है तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये एंगल यहाँ पर भी फॉर्म कर सकता है। अगर मैं इसमें ग्रीन कलर इस्तेमाल कर लूँ कि एक एंगल पॉट से सेंटर में बन रहा है और एक एंगल सरकमफेरेंस पे ड्रॉ कर रहा है। ठीक है भाई। तो इस तरह से भी इसकी कंडीशन हो सकती है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये एंगल भी ए ही कहलाएगा, बी इज ट्वाइस ऑफ ए। तो कहीं पे ये फॉर्म कर सकता है ये। अगर एक और कंडीशन हम देखें, हम कहें कि लेट अस कंसीडर अनदर सर्कल, एक और सर्कल हम कंसीडर करें विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, और इसके भी रेडियस ड्रॉ कर दें यहाँ से, इसके लिए भी यहाँ से रेडियस ड्रॉ कर दें, और इस पे भी कॉर्ड ड्रॉ करें एक, इस पर भी हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें एक अदद। ये कॉर्ड ड्रॉ हो गया। तो क्या ख्याल है, अगर मैं अब यहाँ पे चेंज कर दूं, मैं कह रहा हूँ कि एक एंगल सेंटर पे ये फॉर्म कर रहा है, ये वाला, दोनों कॉर्ड कॉर्ड के दोनों एंड्स से, और दूसरा एंगल मैं कह दूं लेट सपोज ये यहाँ फॉर्म कर रहा है इस जगह पर, इस जगह पर। तो अब कहाँ कहाँ एंगल फॉर्म कर रहा है, अब एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा हमारे पास, एक एंगल सेंटर पे यहाँ फॉर्म कर रहा है, ये वाला बाहर, और एक ये सरकमफेरेंस पे ए। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, अगर इसमें एंगल, वो कंडीशन सेम है ना कि जैसे यहाँ बन रहा था एक एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहा था, एक सरकमफेरेंस पे फॉर्म कर रहा था, ऐसे एक सेम कॉर्ड से एक एंगल यहाँ सेंटर पे फॉर्म कर रहा है और एक सरकमफेरेंस पे फॉर्म कर रहा है। तो अभी भी बी विल बी टू टाइम्स ऑफ ए तो होगा, लेकिन लाजमी तौर पर आपके पास बी कहाँ फॉर्म करना चाहिए, मेजर सेक्टर में फॉर्म करना चाहिए। ये कंडीशन तभी फुलफिल करेगी कि सेंटर और सरकमफेरेंस के एंगल के दोनों जो एंगल्स होंगे वो दोनों डिफरेंट सेक्टर्स में होंगे। यानी अगर यहाँ देख रहे थे अगर आप, तो यहाँ पर सेंटर का एंगल कहाँ था, माइनर सेक्टर में था, ये माइनर सेक्टर बन रहा था हमारे पास ये वाला, और सरकमफेरेंस का एंगल कहाँ बन रहा था, मेजर सेक्टर में बन रहा था, हर जगह मेजर सेक्टर में फॉर्म कर रहा था जहाँ भी हमने देखे। ऐसे ही यहाँ पे क्या किया, अगर सरकमफेरेंस का एंगल यहाँ पर कहाँ बन रहा है, माइनर सेक्टर में, ये छोटे वाले ये नजर आ रहा है आपको ना, ये माइनर सेक्टर है। इसी तरीके से अगर इस माइनर सेक्टर में सरकमफेरेंस का एंगल है, सेक्टर डिफरेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब है सेंटर का एंगल कहाँ होगा, मेजर सेक्टर में ऊपर की तरफ बनेगा। तो अब कंडीशन वो होगी बी विल बी टू टाइम्स ऑफ ए। एक प्रॉपर्टी तो आप ये है जिससे अपने दोनों केसेस आपसे डिस्कस किए। ठीक है। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर, जो यहाँ से स्टार्टर मतलब आगे क्वेश्चन में भी यूज होंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में यही दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी आप कौन सी यूज करोगे, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने फिर से एक चीज आपको बताता हूँ कि मैंने कहा अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब यहाँ मैंने रेडियस ड्रॉ किया था आपके सामने, मैंने यहाँ पे रेडियस ड्रॉ किए थे दोनों, और आपसे कहा था कि एक एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहा है और दूसरा एंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है, मेरे पास दूसरा एंगल फॉर्म कर रहा है बेटे, ये एंगल एक सेंटर पे बी फॉर्म किया, और दूसरा एंगल मेरे पास फॉर्म कर रहा है सरकमफेरेंस के ऊपर यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है भाई। अब कंडीशन क्या है, एंगल एट सेंटर एक हो गया, और दूसरा एंगल एट सर्कमफेरेंस यहाँ पर आ गया ए। और मैंने कहा कि ये एंगल कहीं पे भी फॉर्म कर सकता है, तो इसका मतलब है मैं एंगल यहाँ पे भी फॉर्म कर सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ मैं इस तरह से। मैं एक एंगल को यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि एक ही कॉर्ड से, सेम कॉर्ड से एंगल यहाँ बन रहा है, और दूसरा एंगल कहाँ बन रहा है, दूसरा एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है इस तरह से। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी ए हो जाएगा। तो क्या ख्याल है, अगर सेम कॉर्ड है हमारे पास सेम कॉर्ड है, हमने सेम कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पे फॉर्म किया है, सेम कॉर्ड से एक एंगल सरकमफेरेंस पे फॉर्म किया है, इसका मतलब ये है कि अब जरूरी तो नहीं है कि सेंटर, हमें पता है अगर दोनों ए बराबर ही हैं तो हम इसको रेस कर देते हैं अभी इससे। हम ये कह देते हैं अगर सेंटर ना भी हो, ओहो, अगर हम कहते हैं लेट सपोज कि सेंटर ना भी हो हमारे पास, ये दोबारा से दिखा देता हूँ बना के मैं, अगर ये हमने बनाया था इसको यहाँ पर, तो हम कह रहे हैं कि अगर सेंटर ना भी हो तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और दोनों कहाँ बन रहे हैं, दोनों मेजर सेक्टर में बन रहे हैं। तो ये कहलाते हैं अगर दोनों एंगल सेम कॉर्ड से एक एंगल इस तरह से फॉर्म कर जाए लाइक बटरफ्लाई टाइप का बने, इसको लोग बहुत से बटरफ्लाई प्रॉपर्टी के नाम से भी याद रखते हैं, बटरफ्लाई टाइप का जब भी बने तो इसको कहते हैं, इसके प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है भाई।
ऐसे ही ये कंडीशन यहाँ बनाई है हमने, ये सेम कंडीशन इस तरह से भी फुलफिल कर सकते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने कहा लेट्स सपोज वी हैव अ कॉर्ड, इस कॉर्ड से हम एक एंगल यहाँ फॉर्म करते हैं इस तरह से। हमने कहा कि एक कॉर्ड, एक एंगल यहाँ फॉर्म किया और सेम कॉर्ड से एक एंगल यहाँ फॉर्म किया, और इसी सेम कॉर्ड से हमने कहा कि एक और एंगल कहाँ फॉर्म किया, इस सेम कॉर्ड से एंगल यहाँ फॉर्म किया, और यहाँ फॉर्म के दोनों माइनर सेगमेंट से बन रहे हैं दोनों एंगल्स हमारे पास। तो हम कहेंगे ये दोनों, ये भी ए होगा और ये भी ए ही होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, एंगल्स एंड सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी है, दोनों में सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है भाई, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गए आपके। अच्छा बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि गिवन दैट O is the center of each of the following circles. Find the value of each of the unknowns. हमें unknowns की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और हमें नजर आया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है एक, अगर बात करूं मैं इधर से कॉर्ड की बात करूं, इस कॉर्ड से एक एंगल ये सेंटर पे फॉर्म कर रहा है और सेम कॉर्ड से एक एंगल सरकमफेरेंस पे फॉर्म कर रहा है, और सरकमफेरेंस का जो एंगल हमें गिवन है वो क्या गिवन है, 40 गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है डायरेक्ट हम लिखते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एंगल एट सेंटर हम रीजन देंगे एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट सरकमफेरेंस। ये आ गया आपके लिए पार्ट ए के लिए आंसर आ गया। अगर पार्ट बी सॉल्व करोगे बेटा इसके लिए, तो पार्ट बी बहुत सिंपल सा है। पार्ट बी पे क्या करोगे, पार्ट बी पे क्या होगा कि आप सेम कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहा है और एक एंगल सरकमफेरेंस पे फॉर्म कर रहा है, तो यकीनन सेंटर का एंगल डबल होगा तो सरकमफेरेंस का एंगल हाफ होगा। तो आप बी की वैल्यू क्या कहोगे, बी की वैल्यू कहोगे आप कि 60 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी विच इज 30। और रीजन सेम दोगे यहाँ पर, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट सरकमफेरेंस। अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी तो आप जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। इसी तरीके से, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी पे ज्यादा टाइम लगाया। इस तरीके से अगर आप पार्ट सी की बात करो बेटा, तो पार्ट सी के अंदर क्या है आपके पास, पार्ट सी में आपको नजर आ रहा है कि एक एंगल सेंटर से यहाँ फॉर्म कर रहा है, और सेंटर को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या ख्याल है, ये बटरफ्लाई प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ पर कि एक एंगल यहाँ फॉर्म किया, एक ही कुछ सेम कॉर्ड से और सेम कॉर्ड से एंगल हमने सरकमफेरेंस पे यहाँ फॉर्म कर दिया। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि सी के लिए, सी की जो वैल्यू है वो 40 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है भाई। और पार्ट डी की तरफ अगर मैं मूव करूं, तो पार्ट डी में क्या है आपके पास, पार्ट डी में आप कह सकते हो कि इस कॉर्ड की बात करूं मैं, इस सेम कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पे यहाँ फॉर्म कर रहा है, सेम कॉर्ड से एक एंगल सरकमफेरेंस पे यहाँ फॉर्म कर रहा है, और दोनों का सेक्टर भी डिफरेंट है। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि डी बराबर होगा सेंटर के एंगल के हाफ के, यानी 230 डिवाइड बाई 2 विच इज 115। और रीजन वही, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट सरकमफेरेंस। मुझे उम्मीद है कि ये चारों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ कि अगले स्लाइड क्या है हमारे पास। अगले स्लाइड में हमसे कहा जा रहा है पार्ट ई, ये इसको रिमूव कर दूं जरा मैं। पार्ट ई में हमसे कहा जा रहा है कि एक एंगल यहाँ से सेंटर पे फॉर्म कर रहा है और एक एंगल सरकमफेरेंस से फॉर्म कर रहा है। यहाँ कॉर्ड अगर बना दें तो कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पर एक सरकमफेरेंस से फॉर्म कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें ये वाला ई चाहिए, अगर हमें हमें ये एंगल ई चाहिए, तो इस ई के लिए लाजमी तौर पर हमें बाहर का एंगल चाहिए होगा जो सेंटर पे फॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि सेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो मुश्किल बात नहीं है कोई। मैं कह सकता हूँ कि जो बाहर का एंगल है, इस ये लेट्स सपोज इस एंगल को मैं फॉर सपोज एक्स कह दूं, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस 110। ये पार्ट ई कर रहा हूँ बेटा मैं, 360 माइनस 110, और ये आ जाएगा आपके पास 360 में से अगर 110 माइनस करेंगे तो 250 बचेगा, 250 बचेगा। रीजन क्या देंगे, इसे कहेंगे एंगल एट अ पॉइंट। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर जो एंगल फॉर्म कर रहा था वो कितना होता है, 360 का होता है पूरा कंप्लीट। तो ये हमें एंगल एंगल एट अ पॉइंट कहना पड़ेगा हमें यहाँ पर। और फिर अगर मजीद आगे चलें बेटा, जब आगे जाएंगे तो इसमें पार्ट ई के लिए मजीद क्या सॉल्व कर सकते हैं हम। अब हमें पता है कि बाहर का एंगल आ गया 250 कंप्लीट, इस 250 का हाफ होगा कहाँ, ई। तो ई बराबर आ जाएगा आपके पास 250 डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स 125 डिग्रीज। ई की वैल्यू आ गई। अगर आप
अगर आप अगर आप इसमें मजीद आगे बढ़ेंगे पार्ट एफ की तरफ, तो पार्ट एफ में क्या करोगे बेटा? पार्ट एफ में करोगे सिंपल आप, पार्ट एफ में आपसे क्या कह रहा है? पार्ट एफ में आपको एंगल 40 गिवन है, ये एंगल 40 गिवन है और ये एंगल एफ गिवन है। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर ये एफ है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? एफ होगा। अगर ये एफ है तो लेट सपोज मैं किसी तरीके से ये वाला एंगल निकाल लूं, और मुझे पता है ये एफ, अगर मैं इसको लेट सपोज एक्स कह रहा हूँ, तो एक्स कितना हो जाएगा? इस 40 का डबल हो जाएगा। एक्स कितना हो जाएगा? इस 40 का डबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि पार्ट एफ में अगर बात करूं मैं, तो पार्ट एफ के लिए एक्स की वैल्यू कह सकता हूं मैं 40 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 80। 80 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वही एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट सरकमफेरेंस। रीजन हमने दे दिया। जब ये 40 आ गया तो इसको थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको नजर आए सही से। ये 40 आ गया, ये आपके पास अगर 80 आ गया, तो हमें पता है कि ये रेडियस दोनों बराबर है। ये एंगल अगर एफ है तो ये एंगल भी एफ होगा। ये हम 80 निकाल चुके हैं। जब ये 80 निकाल लिया तो मैं कह सकता हूँ कि एफ प्लस 80 इक्वल्स टू 180। क्यों बराबर है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेडियाई ऑफ सर्कल, अगर आप सिर्फ इसका रीजन ये भी दे देंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, तो इस रेडियाई ऑफ सर्कल की मदद से हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो हम कहेंगे 2f इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 विच मीन्स 2f इज इक्वल्स टू 100, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी डायरेक्ट। f की वैल्यू आ गई 50। मजीद आगे चलते हैं। ये दो पार्ट्स पे समझ में आ गए होंगे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, पार्ट जी की तरफ जा रहा हूँ। पार्ट जी में आपसे कह रहा है कि सेम प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करते हैं पार्ट जी के लिए। पार्ट जी में हमें पता है कि ये एंगल 70 गिवन है और ये जी फाइंड आउट करना है ना आपको। तो अगर ये जी फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप? अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ जो गलती करते हैं मैं बता दूं। ये यहाँ पैरेलल लाइंस हैं गिवन है, ये यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है। इन पैरेलल लाइंस की वजह से यहाँ जेड फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि जेड नहीं गिवन होता। जेड, ये सॉरी, पैरेलल लाइंस नहीं गिवन होती, तो बच्चे जबरदस्ती यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तो हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट, हमें यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है। लेकिन अगर ये साइन ना गिवन हो आपके पास, ये वाला साइन ना गिवन हो, तो आप कभी भी ये जो साइन गिवन है एरोस ये ना गिवन हो, तो जबरदस्ती इसको पर ऑल्टरनेट एंगल्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। फिलहाल जो मैं काम कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ बेटा, कि मुझे पता है कि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेट सपोज दिस एंगल इज ए, सो दिस एंगल विल आल्सो बी ए। और हमें पता है कि इस तरह से ट्रायंगल गिवन होता है, इस तरह से ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। यानी अगर ये एंगल ए हो और ये दोनों बी हैं, तो मैं कहूंगा कि 2b बराबर होगा ए के। खैर कंफ्यूज होंगे, इसमें 2b जरूरी नहीं है कि हो इसमें। हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि लेट सपोज एक ट्रायंगल इस तरह से गिवन है आपके पास। ये एंगल लेट सपोज ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैं कहूंगा कि बी प्लस सी जो है बराबर होगा ए के, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले भी। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपके जहन में है तो हम इसमें अब काम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं आसानी के साथ। और शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से करेंगे? हम ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों ए एक एंगल मौजूद है। मैं कह सकता हूँ कि पार्ट जी के लिए ए प्लस ए बराबर होगा 70 के, और 2a बराबर होगा 70 के, और a की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी कितने? 35 डिग्रीज। ये क्यों किया मैंने कहा? क्यों? क्योंकि एंगल एंगल नहीं, सॉरी, इसलिए किया हमने हमने ये काम इसलिए किया है क्योंकि प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल की उस प्रॉपर्टी को लिखना भी जरूरी है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ए की वैल्यू कितने आ गई? 35 आ गई। जब ए की वैल्यू 35 आ गई पार्ट जी के लिए, तो अब ये पूरा जेड फॉर्म कर रहा है, ये पूरा कंप्लीट जेड फॉर्म कर रहा है। ये कंप्लीट जेड फॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ए प्लस जी बराबर होगा 70 के। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ए की वैल्यू निकाल चुके 35 प्लस जी बराबर होगा 70 के, और जी की वैल्यू भी कितने आ जाएगी? 35 डिग्रीज। इस तरह से आपका पार्ट जी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई। जब ये पार्ट जी सॉल्व हो गया, उम्मीद है कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।
अब पार्ट एच की तरफ आ रहा हूँ मैं। पार्ट एच में अगर हम चाहें तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि H+21 बराबर होगा इस वाले एंगल के, लेकिन वो कैसे बराबर होगा उसको बता देता हूँ। हम स्टेप वाइज काम कर लेते हैं, कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारे बुक में नहीं गिवन है। हम क्या देते हैं, अगर हमें एच निकालना है तो लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे एक और रेडियस ड्रॉ करूँ, ज्वाइन करूँ, तो ये एंगल भी एच के बराबर होगा और ये एंगल भी 21 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दो सब रेडियस ऑफ सर्कल है ना। तो हम सिर्फ सिर्फ हमें क्या करना है, हमें निकालना है, लेट्स सपोज इस पूरे एंगल को मैं अभी नाम दे देता हूँ, इस पूरे येलो वाले कंप्लीट एंगल को मैं नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज ए का। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बराबर, पार्ट एच सॉल्व कर रहा हूँ, कि ए बराबर है 98/2 विच मीन्स 49 के। क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट सरकमफेरेंस। रीजन कंप्लीट लिखेंगे इसका हम, और फिर हम कहेंगे कि अगर 49 के बराबर है तो मैंने क्या क्या कर, ये एच के बराबर है, ये भी 21 के बराबर है, तो H+21 बराबर आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट 49 के, और H इज इक्वल टू 49 - 21 विच मीन्स हमारे पास आ जाएगा आंसर H इज इक्वल टू 28। एच का आंसर आ गया 28, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटा। उम्मीद है कि विद प्रॉपर्टीज को यूज करते हमने सारा काम किया है। अगर आपको स्टार्ट में प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी तो क्वेश्चन के तमाम पार्ट समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बेटा कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हो। और थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई क्योंकि प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में टाइम लगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो में भी जब क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा तो उससे पहले उसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही होगी, उसको पहले एक्सप्लेन करूंगा तफसील से, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।